हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे अपन ने स्टार्ट कर रखा है 12th की केमिस्ट्री। इसके पहले अपन ने अपने 7 लेक्चर्स के अंदर पिछला चैप्टर जो था सॉल्यूशन चैप्टर वो खत्म कर चुके हैं अपन। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी 12th केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट होएगा। इसके पहले अपन ने पिछला जो चैप्टर है अपना सॉल्यूशन, उनको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप पहले वो 7 लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद में ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज अपन इसमें कई सारे टॉपिक देखेंगे। देखिए कौन कौन से इसमें टॉपिक है, मेन मेन उसकी बात करते हैं। देखिए कुछ कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि अपने पास है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन है, रेट इक्वेशन है, रेट लो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके अलावा और भी मोलिकुलरिटी वगैरह आएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस वगैरह आएंगे। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। इसके अलावा कॉलिजन थ्योरी वगैरह जो दे रखी है रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो आज अपन इनमें से कुछ टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो अपनी बात स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें कि होता क्या है, ये कौन सी ब्रांच, क्या सीन है, तो लिखा है क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन। देखिए एक चीज तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। एक चीज तो इसमें पढ़ी जाती है अपनी को, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर लिखा है देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट। एक अपन इसमें पढ़ेंगे इस रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मेनली ये 3 पॉइंट होंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसके साथ ही ये अपनी जो ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स वो कंप्लीट होएगी। देखिए केमिकल काइनेटिक्स, इसके पहले जैसे अपन 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में और केमिकल काइनेटिक्स में क्या अंतर है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स अपने को ये बताता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अपने को ये बताता है कि अगर ये रिएक्शन होगी तो किस रेट से होगी। यानी थर्मोडायनेमिक्स अपने को काइनेटिक्स नहीं बताती, उसकी स्पीड नहीं बताती कि ये फास्ट होगी, स्लो होगी, कितनी देर में पूरी होगी या नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स ये ब्रांच केमिस्ट्री की होती है जो अपने को ये बताती है कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होएगी, कौन कौन से फैक्टर उसकी स्पीड को, उसकी रेट को इफेक्ट करेंगे। ये सब अपन जो पढ़ते हैं वो कौन से में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में है। तो ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर बेसिकली बात करा जाए तो अपन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली रिएक्शन कितनी होती है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे अगर स्पीड के हिसाब से अपन रिलेटेड बात करें तो अपनी 3 टाइप की रिएक्शन इसमें देख सकते हैं अपन। जैसे एक वो रिएक्शन होगी जो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, यानी वेरी फास्ट रिएक्शंस। एक वो होती है जो बहुत स्लो होती है, यानी वेरी स्लो रिएक्शंस। और एक वो होगी जो मॉडरेट रेट से होती है, यानी मीडियम रेट से होती है। तो अगर स्पीड के हिसाब से अपन बात करें तो 3 प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। एक बहुत जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, एक वो जो बहुत स्लो होती है, और एक वो जो मॉडरेट रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन के अगर अपन एग्जांपल माने तो अपन लिख सकते हैं इसमें आयनिक रिएक्शंस जो होती है। आयनिक रिएक्शन कैसे होती है, फास्ट। जैसे मान लो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं, आयंस। इसी तरीके से वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करें, कुछ रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं। जैसे आपको पता है डायमंड जो बनता है वो कोयले से बनता है। तो कोल से जो डायमंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कोल टू डायमंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत ही स्लो रिएक्शन में काउंट होती है। हजारों सैकड़ों साल लग जाते हैं उसके लिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब लगता है कोल पे। तो तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती है जो एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाती है। इसके एग्जांपल अपन ले सकते हैं मोलिकुलर रिएक्शंस, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2+
I2 के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो ये 2HI बन जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम में पूरा होने वाली रिएक्शन है। तो अपन एक्चुअली में इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। यानी अपन किसी का रेट की जो स्टडी करने वाले हैं, रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म की जो स्टडी करने वाले हैं, वो कौन सी रिएक्शंस की बात होगी, मॉडरेट रिएक्शन की। क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है, तो उसकी आप बात वैसे नहीं कर सकते। वेरी स्लो में सालों लग जाते हैं, वैसे बात नहीं कर सकते। तो अपन मेनली कौन सी रिएक्शंस की बात करते हैं, जो मॉडरेट रेट या मीडियम रेट से होने वाली रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले अगर अपनी बात स्टार्ट करें अपनी रिएक्शन में, तो अपन बात स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो इसकी बात अगर अपन देखें तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स इन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाए तो अपन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर द चेंज। कुल मिला की बात ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो अपने को पता है ये रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उस टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसको देखो अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई रिएक्शन है, जैसे आर से पी बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अपन ये मान लेते हैं कि T बराबर T1 टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन R1 है और इसकी कितनी है P1, और T इज इक्वल टू T2 टाइम पे मान लेते हैं कि ये कंसंट्रेशन R1 से कितनी हो गई, R2, और ये P1 से कितनी हो गई, P2। अब अपने को पता है रिएक्टेंट तो क्या होगा, समय के साथ कम होगा, यानी R2 जो है वो लेस देन R1 होगा, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो समय के साथ बढ़ेगा, तो P2 क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर रेट निकालना चाहूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, या ROR जिसको बोले, या रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगी। और अगर मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए अपने को पता है कि R2 की वैल्यू कम है, तो अगर मैं कम में से ज्यादा वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में आएगा, और अपने को पता है रेट कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो इसलिए अपन इसमें पहले क्या लगा देते हैं, माइनस। तो अब इसकी वैल्यू माइनस आएगी, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या इस माइनस को एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट जो होगा समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R2 माइनस R1, या फिर इसको फाइनली अपन लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल R बाई डेल T, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली प्लस आ जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, डेल P बाई डेल T। तो ये तो रिएक्टेंट क्या हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया। या आप दोनों को एक साथ मिक्स करके अगर इसको लिखना चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा C बाई डेल्टा T, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस आ जाएगा, और रिएक्टेंट के फॉर्म में अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से अपन देखेंगे, तो ये अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिला के बात क्या हो गया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी एक फिक्स टाइम में, एक पर यूनिट टाइम में होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब मान लो अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी, देखिए यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, भाई यूनिट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो आर होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम,
तो आर कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट अपन क्या लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की क्या लेते हैं, सेकंड। तो अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई आपको गैसियस रिएक्शन दे रखी है, तो गैसियस रिएक्शन हो अगर, या फिर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, उसके लिए यूनिट में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। और अपने को पता है प्रेशर जो होता है वो या तो एटीएम में लेते हैं, बार में लेते हैं। तो अगर अपन उसकी यूनिट निकालेंगे तो अपन लिख सकते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। यानी कोई अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसकी यूनिट तो क्या हो जाएगी, एटीएम सेकंड इनवर्स। और अगर कोई गैस के अलावा कोई रिएक्शन है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखो इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो कैसे समझेंगे ग्राफ से, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अपने को पता है रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। तो एक बार T1 टाइम के लिए अपन क्या मान लेते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है वो A1 है, और T2 टाइम के लिए अपन क्या मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, A2 है। तो अपने को क्या करना है, इस टाइम जो ये जो टाइम इंटरवल है इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अपन क्या निकालेंगे, अपने पास जो रेट होगी, और ये जो टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट निकाली जाती है उसको बोलते हैं रेट एवरेज, रेट बोला जाता है। तो रेट एवरेज क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि A2 की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन A1 है। तो इस वैल्यू को अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो अपन क्या लगा देते हैं यहाँ नेगेटिव, ताकि निगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो अगर आपको रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखना है तो इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। यही ग्राफ मान लीजिए अपन अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बनाना चाहे तो फिर कैसे बनेगी, तो देखो कैसे बनेगी ये ग्राफ। इस ग्राफ को अपन क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बना के देखना चाहते हैं। तो देखो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे बना सकते हैं। अब अपने को पता है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा इस तरीके से। तो वही अगर अपन यहाँ पे टाइम ले ले और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले ले, और यहाँ पे कोई एक फिक्स टाइम की बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको T1 टाइम मान लेते हैं, और इसको T2 टाइम मान लेते हैं यहाँ। तो ये यहाँ से और ये यहाँ से एक्सिस को काटेगा। तो मान लेते हैं कि ये टाइम T1 है, ये वाला टाइम कौन सा है, इस टाइम को अपन अगर T1 माने, इसको T2 माने, इसी तरीके से इसको P1 माने और इसको P2 माने, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ P2 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, P1। तो अगर मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ आर, तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये एवरेज रेट जो होगी वो एक्चुअली में क्या आ जाएगी, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ आ जाएगी A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर मान लीजिए ये रिएक्टेंट है A और ये P क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि रेट कैसे निकाली जाती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को अभी जैसे मैंने बताया दो प्रकार से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो अपना कौन सा हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी अपन ने बताया क्या कि आर एवरेज क्या होगी, आर एवरेज हो जाएगी अपनी वही A2 माइनस A1, या फिर अगर अपन रिएक्टेंट को आर लिखना चाहे तो आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, वो यही है पहले वाला नेगेटिव में। और अगर आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कुल मिला के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। तो किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अगर अपन ये देखना चाहते हैं कि रिएक्टेंट कितना कम हुआ और प्रोडक्ट कितना बढ़ा या कितना इंक्रीज हुआ, तो उस रेट को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। और अपन एवरेज रेट ही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अलावा दूसरी रेट जो होती है वो कौन सी होती है, देखो दूसरी रेट होती है अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट। सेकंड नंबर की रेट कौन सी हो गई, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक बहुत ही कम टाइम के अंदर होने वाला चेंज, या कोई एक फिक्स टाइम पे अंदर होने वाला चेंज। जैसे मान लीजिए अपने पास रिएक्टेंट का ग्राफ है, इस पे अगर अपन कोई एक फिक्स टाइम पे क्या देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई चेंज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज होगा आर इंस्टेंटेनियस, वो क्या होगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब देखिए वहां तो अपन लगाते हैं डेल और यहाँ क्या लगाते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब बहुत ही स्मॉल चेंज निकाला जाता है तो वहां पे अपन क्या निकाल देते हैं, डी निकाले देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये भी मान सकते हैं कि एक किसी इंडिविजुअल फिक्स टाइम के अंदर या किसी फिक्स टाइम के ऊपर जो रेट में चेंज आ रहा है या कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। और किसी दो टाइम या किसी दो टाइम के बीच में जो गैप है, उस टाइम के बीच में जो गैप में जो चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में, उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो इसका ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम। ये अपन कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, अब आपको पता है कभी 60 पे, कभी 70 पे, कभी 80 पे, तो जो वो स्पीडोमीटर में जो उसकी स्पीड दिखाता है कि एट इंडिविजुअल टाइम पे ये 80 की स्पीड पे चल रही है, 90 की स्पीड पे चल रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और एवरेज रेट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वो आधा एक घंटे में 150 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय कर ली, तो उसमें जो पूरा टाइम जो लगा उसमें जैसे डिवाइड करेंगे तो उसका जो रेट आएगा वो कौन सा आएगा, एवरेज रेट। तो इस तरीके से अपन इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो अपने पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो अपने पास दो आ जाएगा, एक एवरेज रेट और एक कौन सा आ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। ये ग्लोबल साइंस एकेडमी अपन को, आपको पता है कि जोटवाड़ा में अपन ग्लोबल साइंस एकेडमी में कोचिंग क्लास लेते हैं, जहाँ पे अपनी 9, 10, 11, 12 के साथ साथ आप नीट, जेई, सीयूटी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोचिंग के साथ स्कूलिंग करना चाहते हैं तो स्कूलिंग की भी हम तैयारी करवाते हैं ऑफलाइन से। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड रेट ऑफ ए रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे लिखा है मैंने आर से पी बन रहा है, तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूंगा तो आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये डेल आर बाई डेल टी, और ये रिएक्टेंट है तो क्या लिख देंगे, ये नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिख देंगे, डेल पी बाई डेल टी। ये केवल तब लागू होगा जब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, 1। भाई यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 1। तो अपन ने क्या किया, ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 होता, 3 होता, या फिर और कोई कोफिशिएंट होता, तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन था वो कैसे चेंज होता, वो ही अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे, क्या बात कर रहे हैं अपन अपन देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अपने पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी, और उसके जो कॉफिशिएंट है वो है ए बी, और इसके कॉफिशिएंट कितने हैं, सी और डी। तो इसके लिए जो रेट होगी वो देखिए, एक बार इसको इसको अगर अपन ध्यान नहीं दे तो फाइनली वही है, देखो डेल आ बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, डेल सी बाई डेल टी, और डेल डी बाई डेल टी। और रिएक्टेंट की वजह से यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए कॉफिशिएंट होने की वजह से क्या होता है, ये कॉफिशिएंट जो चले जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। वो क्यों नीचे जा रहे हैं उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई कॉफिशिएंट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ जाता, तो अपन क्या लिखते हैं, 1/2 डेल आर बाई डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल पी अपॉन डेल टी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल अगर अपन ले तो अपन इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखी है इस तरीके से कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अपन जानते हैं N2 3H2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाती है, तो लिखेंगे 2NH3।
अब मान लीजिए मेरे को इसके लिए रेट लिखना है, तो रेट क्या होगा, रेट लिखूंगा मैं डेल N2 बाई डेल टी, ये माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल H2 बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल NH3 बाई डेल टी। भाई डेल का तो मतलब क्या हो गया, चेंजिंग इन नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, और डेल टी का मतलब हो रहा है कि कितनी देर में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1/1 लिखो या चाहे कुछ भी मत लिखो, एक ही बात है। तो आप क्या करो, इसको हटा दो, तो अपन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, तो अपन इसको लिखते हैं 1/3, और रिएक्टेंट है तो क्या लिख देंगे, माइनस। और यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है, कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2, और ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से इसका ये क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो अपन इसमें क्या देख पा रहे हैं, अपन इसमें देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। तो अगर अपन इसमें ये बात करें कि जो नाइट्रोजन है वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो अपन यहां लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियर, नाइट्रोजन की डिसअपियर की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, डेल N2 बाई डेल टी। इसी तरीके से हाइड्रोजन की डिसअपियर की जो रेट होगी वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन की रेट क्या हो जाएगी, डेल H2 बाई डेल टी। और इसी तरीके से अमोनिया क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन, या तो आप अपीयरेंस लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो NH3 की प्रोडक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डेल NH3 बाई डेल टी। तो ये नाइट्रोजन की डिसअपीयरेंस की रेट होगी, ये हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस की रेट होगी, ये क्या हो गई, अमोनिया की डिसअपीयरेंस की रेट। तो सर फिर आपने 1/3 और 1/2 क्यों लगाया, अगर अपने दिमाग में ये सवाल आए तो देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक बार इसको हटाया अपन, इसका मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का जितनी देर में 1 मोल डिसअपियर होगा, जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपियर होगा उतनी देर में अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। तो अगर मैं नाइट्रोजन और अमोनिया को बराबर में रखूंगा तो मैं इन दोनों को बराबर में रखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी अमोनिया की जो प्रोडक्शन की रेट होगी वो नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस की रेट की कितनी हो जाएगी, दुगुनी। यानी अगर मैं नाइट्रोजन और अमोनिया के अंदर रिलेशन क्रिएट करूं तो यहां से क्या लिखूंगा, डेल N2 बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी। तो अगर मान लो मेरे को ये डेल NH3 बाई डेल टी निकालना है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, तो डेल NH3 बाई डेल टी क्या आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू डेल N2 बाई डेल टी। तो इससे देखो आप साफ समझ सकते हैं कि अपन ने ये जो कॉफिशिएंट है वो नीचे कैसे लगाया। ये इक्वेशन जो बता रहा है वही बात अपने को ये बता रही है, क्या बता रहा है इक्वेशन, ये कह रहा है कि जितनी देर में नाइट्रोजन के 1 मोल टूटेगा, जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल टूटेगा, 1 मोल डिसअपियर होगा, 1 मोल डिसोसिएट होगा, उतनी देर में अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल्स। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर में रख के इक्वेशन निकालू तो मेरे पास ये इक्वेशन आती। अगर आपने ये नीचे 2 नहीं लगाया होता तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होता और इसको अपन फाइनलाइज देख नहीं पाते। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि अमोनिया की जो बनने की रेट है वो नाइट्रोजन के टूटने की रेट से कितनी है, डबल। तो ये आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो भी कोफिशिएंट आता है वो कहाँ जाता है, बटे में आ जाता है, नीचे आ जाता है। और क्यों आता है वो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो अपन और कोई एग्जाम्पल देखना चाहे तो और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जाम्पल और है, या ले लो कोई एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और I2, इन दोनों गैस को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या बनेगा, 2HI बनेगा। तो वही बात हो गया, अगर मैं डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या जाएगा, डेल H2 बाई डेल टी। इसी तरीके से डिसअपीयरेंस रेट ऑफ, अगर मेरे को I2 निकालना है तो I2 क्या जाएगा, डेल I2 बाई डेल टी। और इसी तरीके से मेरे को अपीयरेंस रेट
अपीयरेंस या प्रोडक्शन की रेट निकालनी है किसकी, एच आई की निकालनी है। तो एच आई का क्या आ जाएगा, डेल एच आई बाई डेल टी। तो इस तरीके से ये डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की रेट हो गई। अब फाइनली मैं इसके लिए मान लो कि क्या लिखना चाहता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच टू बाई डेल टी। रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल आई टू बाई डेल टी। और कॉफिशिएंट इसके 1 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या मत करो एक ही बात है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कॉफिशिएंट आ गया तो 1/2 डेल एन एच थ्री बाई डेल टी। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की रेट भी निकाल सकते हैं। यानी किसी रिएक्शन को अपन नॉर्मली समझ सके तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो एच आई बन रहा है वो हाइड्रोजन और आयोडीन के डबल रेट से बन रहा है। यानी जितनी देर में इसका जो भी कंसंट्रेशन कम होगी उसकी कंसंट्रेशन की डबल कंसंट्रेशन यहाँ पे एच आई में बन जाएगी। तो ये रिलेशन अपने को ये सब कुछ बताता है। देखो कोई क्वेश्चन वोश्चन है तो वो कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड, और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक क्वेश्चन ही दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 and 3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज। तो अब आराम से बना सकते हैं आप। देखो क्या दे रखा है इधर आपको, ये N2 में दे रखा है, ये H2 में दे रखा है। तो अपन यहां से अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहे तो वही पीछे वाला इक्वेशन ही है क्या, डेल N2 बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/3 डेल H2 बाई डेल टी। यहाँ माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डेल NH3 बाई डेल टी। और यहाँ पे 2 लगा होने की वजह से ये 1/2 आ जाएगा। तो अब इन तीनों में अपने को जैसे ये रिलेशन देखना है हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में, जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में देखना है, तो डेल N2 बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी आ जाएगा। तो ये देखो ये सेम टू सेम आ गया यहाँ, तो ये वाला सही है अपना, सॉरी ये नहीं ये वाला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अपन ये वाला निकाल सकते हैं। तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा, सी सही चला जाएगा। इसके अलावा अपन ये ऊपर वाले भी ऑप्शन देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो H2 और NH3 के अंदर मैं मान लो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन ये दिख रहा है। तो यहाँ पे तो -1/3, वहां पे माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया तो ये गलत हो गया। इसकी बात करें N2 और NH3 की बात, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा, तो वैसे गलत हो गया। और ये सही है ही। और यहाँ अगर अपन बात करें तो नीचे आएगा ये 3, ये 3 भी नीचे आएगा, ये 2 भी क्या आएगा नीचे आएगा, तो ये गलत हो गया। तो कुल मिला के अपना कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, सी। तो इस तरीके से अपन आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और देख लो कोई क्वेश्चन हो तो देखो, एक एनसीईआरटी में ही सवाल दे रखा है, 2006 में आया भी हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ऐसे कोई रिएक्शन होती है एक, ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो सबसे पहले तो अगर अपन यहाँ से ऑप्शन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो देखिए सबसे पहले तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो अपने ऑप्शन में एक तो Br2 है और एक Br- है। तो अपन क्या करते हैं, खाली Br- को ले लेते हैं और Br2 को ले लेते हैं, बाकी से अपने को मतलब नहीं है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो। तो अपन केवल क्या कर लेते हैं, इन दोनों में रिलेशन ही लिख लेते हैं ताकि अपना आसान काम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5 डेल Br- अपॉन क्या हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके, यानी 1/3, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ क्योंकि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो 1/3 डेल Br2 अपॉन क्या हो जाएगा डेल टी। तो ये फाइनली रिलेशन बन जाएगा। अब देखो इसमें dBr2 इधर दे रखा है, भाई चाहे डेल लिख दो चाहे डी लिख दो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी का मतलब क्या हो गया, एक स्मॉल चेंज, और डेल का मतलब क्या हो गया, लार्ज चेंज। तो वो डेल और डी से कोई रिलेशन वाली कोई विशेष बात नहीं है। आप डेल की जगह डी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर इधर तो डेल दे रखा है इधर डी दे रखा है, ऐसे कैसे, मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ऐसा है पढ़ाना नहीं आता। तो चाहे अपन इसको डी से देख सकते हैं, डेल से देख सकते हैं। अगर डी से देखेंगे तो आंसर डी में आ जाएगा, डेल से देखेंगे तो आंसर डेल में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर डी आ गया इधर डेल आ गया, कैसे होगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर फाइनली मैं dBr2/dt देखूं, यानी इसको अगर मैं इधर लेके आऊं मान लो, तो ये 3 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, dBr2/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 3/5
बी आर माइनस अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव का निगेटिव रहेगा। तो फाइनली अपने पास कौन सा बनता है आंसर, ये। तो ये किस में मैच कर रहा है, देखो ये -5/3 आ रहा है तो ये तो गलत हो गया, -3/5 ये भी गलत हो गया, ये 3/5 यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये माइनस आ गया देखो यहाँ, तो 3/5 ये अपने जो डी ऑप्शन है वो अपना क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही नॉर्मल सवाल इसमें आते हैं। और कोई अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो न्यूमेरिकल भी अपन इसमें देख सकते हैं। देखो और देखो, अभी तो सवाल और भी अपने पास कई सारे। एक क्वेश्चन दे रखा है कि N25 से 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस बन रही है, यदि इसकी वैल्यू 5K1N25 के बराबर, इसकी वैल्यू K2N25 के बराबर, और इसकी वैल्यू अगर K3N25 की इक्वल टू होती है, तो आप ये बताइए K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए रिलेशन आराम से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर अपना पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए इक्वेशन लिख लो। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो जैसे डी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो अपन भी डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, DN2O5 अपॉन क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है नहीं इसलिए अपने को कॉफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, DNO2 अपॉन dt। ये यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे 1/2। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये DO2 बाई dt, और ये है 1/2 कॉफिशिएंट। अगर मैं इसको 1/2 नीचे लिखूंगा ऐसे 1/2, तो अपने को पता है ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनली एक ही बार में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2DO2 अपॉन dt। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दो, -DN2O5 dt जो है वो K1N25 के बराबर है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली जो वैल्यू है इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, K1N25 के बराबर लिख सकते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, इसको आप इसके रिप्लेस कर सकते हो। तो ये अपने पास यहाँ आया तो इसको अपन इससे रिप्लेस कर दिया। फिर कह रहा है कि DNO2/dt को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो अपने पास DNO2/dt है, लेकिन 1/2 भी तो आ रहा है। तो अगर अपन इस वाली चीज को इससे रिप्लेस करें तो अपने पास आ जाएगा K2 और N2O5। अपन ने क्या किया, इस वाली को तो इससे रिप्लेस कर दिया, पर ये अभी 1/2 है ना, तो इसको 1/2 लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2। इसी तरीके के साथ ये क्या कह रहा है कि आप DO2/dt को ऐसे लिख सकते हो। तो अपने पास DO2/dt जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, क्या कि K3N2O5। अब अपने पास 2 बच गया तो इसको 2 को यहां लिख दो, हो गया काम। अब क्या करो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो N25 से कट रहा है, ये वाला N25 कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अपने पास आ गया K1, यहाँ क्या बच गया K2/2, और वहां क्या बच गया 2K3। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो देख लो, K1 K2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो अपन क्या करते हैं, ये जो नीचे 2 दे रखा है इसको सारे से मल्टीप्लाई कर देते, या पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा K2। और इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 2 या 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4K3। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। अब देखो ये किस में मैच कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2, 2K1 इज इक्वल टू K2 4K3, ये वाला अपने को आंसर दिख रहा है इसमें। तो फाइनली अपने पास जो आंसर होगा वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी बना सकते हैं। और देख लो कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने को देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी का ये सवाल। चलो तो एनसीईआरटी का भी करके देख लो, उसमें क्या हो गया। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कर लेंगे आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, कि एक कोई रिएक्शन है, इससे 2A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। अगर मैं A1 जो है उसको मानू कितनी, 0.5 मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अच्छा ये तो कंसंट्रेशन है,
तो ये किस में आएगी, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। A2 को अपन क्या माने, ये दे रखा है 0.4, तो ये हो जाएगा A2 कितनी हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, A1 जो है वो 0.5 मोल पर लीटर है, और वो बाद में 10 मिनट के अंदर, यानी टी टाइम कितना मान सकते हैं अपन, 10 मिनट। तो ये सारा डाटा अपने पास आ गया। यानी रिएक्शन ये कहना चाहती है कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए इनिशियल में कंसंट्रेशन थी इसकी 0.5 मोल पर लीटर, बाद में 10 मिनट के बाद में कितनी हो जाती है, 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग इंटरवल। देखिए इंटरवल का नाम आ गया, इसका मतलब क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का वही फॉर्मूला अपन जानते हैं, रेट एवरेज कैसे निकलेगी, निकाल चुके अपन पहले भी इसको। तो क्या आ जाएगा, रेट एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, भाई रिएक्टेंट है तो क्या लगा दो, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो टाइम अपने को 10 मिनट दे रखा है, तो इसको अपन क्या डेल टी मान सकते हैं। डेल टी कैसे, भाई T1 मान लो 0 और T2 क्या मान लो 10 मिनट। तो अगर मैं T2 माइनस डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो वो फाइनली आएगा कितना, 10 ही। तो इसको ही अपन डायरेक्ट क्या मान सकते हैं, 10। यानी एक सिंगल टाइम ही दे रखा है आपको, तो उसको क्या मान सकते हैं, डेल टी। तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस A2 कितना है, यहां से ले लो 0.4, माइनस क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई डेल टी कितना है, 10 मिनट्स। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो -0.1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 0.1 अपॉन 10। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, या फिर और आगे सोल्व करेंगे तो 0.01। अब इसके आगे यूनिट लगा देंगे अपन, यूनिट क्या लगाएंगे, मोल पर लीटर, और अगर अपन टाइम को मिनट में लिख रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, मिनट। तो फाइनली जो एक तरीके से यूनिट आ जाएगी इसकी, वो क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो इस चीज का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि अगर टाइम सेकंड में दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे, मिनट में दे रखा है तो मिनट, हॉवर्स में दे रखा है तो हॉवर्स में। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, यहाँ पे टाइम मिनट में दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि सेकंड्स में निकालिए, हावर्स में निकालिए, तो वो भी अपन उसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अगर अपने को मिनट में देके सेकंड में पूछा है तो अपन इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना वो किसमें आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। इस तरीके से और सवाल देखो कोई है तो। देखो एक जेईई मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है, क्या कह रहा है, देख लेते हैं अभी। ये कह रहा है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन ऐसे भी बन रहा है, ठीक है। इसमें पीछे वाले में देखो थोड़ा सा मुझे लगता है एक मिस्टेक हो गई। देखिए इसमें थोड़ा सा देखें, अपन ने क्या किया, इस दो को तो कंसिडर ही नहीं किया। हाँ, तो ये इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे मेरे से गलती हो सकती है, वैसे आपसे भी गलती हो सकती है। तो इस चीज को जरूर आप नोट करेंगे कि ये जो 2 आया है कोफिशिएंट, इस 2 से भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, इस 1/2 से और डिवाइड करना पड़ेगा अपने को यहाँ। तो ये जो फाइनली आंसर आएगा वो यहाँ 1/2 भी आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये कुल मिला के आंसर जो आएगा वो आएगा 1/200 आंसर आएगा। और 1/200 को आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, ये आएगा फाइनली आंसर। यूनिट तो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए गलती हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना आप आगे से गलती नहीं करेंगे कि जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उससे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैंने आगे वाला जब क्वेश्चन देखा तब पता लगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे ही अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे देखा कोफिशिएंट है ही नहीं, एक ही है। वहां पीछे वाले में कोफिशिएंट कितना था, 2 था। तो अगर आप 2 से अगर डिवाइड नहीं करके आएंगे, 0.01 ही छोड़ आएंगे मेरी तरह, तो आपके भी नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ए से बी बन रहा है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 0.2 मोल पर लीटर इन 30 मिनट। द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनटू मोल पर हावर। देखो यहाँ नोट करो आप, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनट में इतनी चेंज हो रही है, लेकिन आप फाइनल मेरे को आंसर किस में निकाल के बताएं, हावर्स में। तो सबसे पहले तो अपन रेट निकाल लेते हैं। तो रेट बराबर क्या होगा, वही क्या आ जाएगा, डेल ए बाई डेल टी आ जाएगा। आपके पास कोफिशिएंट है नहीं तो 1/1 लिख दो, या फिर इसको हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो, और ये माइनस आ ही जाएगा। तो कितना चेंज हो रहा है, ये 0.2 मोल पर लीटर इन 30 मिनट चेंज हो रहा है।
तो ये फाइनली जो आएगा वो आएगा 0.2/30। ये जो रेट आ गई वो किस में आ गई, मिनट में। इसको सोल्व कर लो चाहे 2/30 से, या फिर एक काम करो इसको डायरेक्ट हावर में चेंज करेंगे अपन यहाँ से। तो हावर में चेंज करने के लिए क्या करेगा, मिनट में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30 2 जा 60, ये हो गया 0.4। और इसको देखो क्या दे रखा है, इंटू 10 के पावर -1। तो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 10 के पावर -1। तो 10 के पावर -1 तो है ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए चाहे मेंस का हो कैसा भी हो, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही था, कुछ करना नहीं पड़ा अपने को। सीधा दे रखा है कि 30 मिनट में इतना चेंज हो रहा है, तो अपन ने 30 मिनट में रेट निकाल ली। फिर इसको पूछा गया है कि हावर में कितना होगा। बस इसमें कोई एग्जाम में गलती कर सकता है तो इतना सा कर सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए हावर उसने नहीं देखा हो और वो ये आंसर में 0.2/30 करके आ जाए, तो वो थोड़ी गलती हो सकती है। तो आपसे ये गलती आगे नहीं हो तो इसको ध्यान रखेंगे। एक तो यूनिट का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि किस में दे रखी है, और एक यहाँ पे कॉफिशिएंट, जैसे अभी अपन से गलती हुई है वैसे गलती आपसे भी हो सकती है कि भाई कॉफिशिएंट का अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो वो भी अपने को ध्यान देने वाली बात है। तो दो चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, एक तो कॉफिशिएंट क्या है और एक यूनिट में टाइम जो है वो कौन सी यूनिट में दे रखा है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में एक सवाल देखिए, क्वेश्चन और दे रखा है, क्या कह रहा है, ये मेंस 2019 में आया हुआ सवाल। क्या कह रहा है, NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। N2O5 जो है वो 4NO2 plus O2 में 2 ट्रैक। The initial concentration of N2 is 3.00 mole per liter and is 2.75 mole per liter after 30 minutes। 30 मिनट्स के अंदर जो N2O5 की जो रेट है, सॉरी कंसेंट्रेशन है, वो 3 मोल से कितनी हो जाती है, 2.75 मोल हो जाती है। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये NO2 की फॉर्मेशन की रेट बताओ। तो देखिए कैसे अपन NO2 की फॉर्मेशन की रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, NO2O5 और NO2 में रिलेशन रख लो, इससे तो अपने को मतलब है नहीं। तो मैं इसको रखूंगा तो क्या होगा, 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल N2O5 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल T। अगर अपन रेट का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल N2O5 अपॉन डेल T, और ये 2 कोफिशिएंट है देखो, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। NO2 का लिखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू डेल NO2 बाई डेल T, और ये क्या है 4, तो ये कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 में। अब अपने को पूछा है कि साहब फॉर्मेशन रेट निकालो NO2 की। तो अपने को पता है कि अपीयरेंस की रेट जो फॉर्मेशन की रेट है वो तो क्या है, डेल NO2 बाई डेल T है। तो डेल NO2 बाई डेल T जो होगा वो क्या होगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/2, और डेल N2O5 अपॉन डेल T, तो यहां से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर अपने को ये वाली वैल्यू मिल जाए डेल N2O5 बाई डेल T, उसको जैसे ही अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल NO2 बाई डेल T आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखो डाटा दे रखा है वो उठा लो यहाँ से। डाटा क्या कह रहा है कि 3 मोल पर लीटर से कितनी हो जाती है, 2.75 मोल पर लीटर हो जाती है। तो वही फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, 2.75 माइनस 3.00 डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 30, क्या दे रखा है, मिनट, तो आ जाएगा मिनट। और यहाँ पहले माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2.75 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, कितना हो गया ये 0.25 बच जाएगा, 0.25 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 30, और ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो ही जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ गया, इसको अगर अपन 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05, और ये आ जाएगा 6। तो ये 5 बाई क्या आ जाएगा, 600 आ रहा है, 5 बाई क्या आ रहा है 600, 5/600 को और अपन डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 120 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/120, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल N2O5 डेल 2 की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो NO2 का फॉर्मेशन चाहिए। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, N2O5 के डिसअपीयरेंस की आई है, डिकम्पोजिशन की आई है, ये मान लो। और अपने को क्या निकालना है, NO2 का फॉर्मेशन रेट। तो ये वाली चीज अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ
तो फाइनली जो डेल NO2 बाई डेल टी आएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ NO2 होगा, वो क्या होगा, ये जो वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 60, तो 1/60 आ जाएगा ये। तो ये 1/60 को कैलकुलेट करके आप देखना इसमें क्या आंसर आता है, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से आप, ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट करके देखना कि 1/60 को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास कौन सा फाइनली जो आंसर बनता है वो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये अपना रामसर बायोलॉजी के नाम से ये है, आपको पता है प्ले स्टोर पे। इसके अलावा जो रामसर बायोलॉजी के नाम से अपना जो यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, इस पर भी अपनी रेगुलर क्लासें आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की। तो आप ये इस चैनल पे अपनी क्लास देख सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप कोई क्वेरी भी ले सकते हैं। अब देखिए, एक टॉपिक अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन का था वो खत्म हो गया। इसी के बाद में दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे, रेट लॉ, रेट इक्वेशन। देखिए, रेट लॉ, रेट इक्वेशन की क्या बात है, क्या होता है रेट लॉ, रेट इक्वेशन। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर concentration of reactants with each terms raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। देखिए क्या कह रहा है, ये इतनी बड़ी जो एक तरीके से कहानी लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, इसका कोफिशिएंट मान लेते ए है और इसका कोफिशिएंट क्या मान लेते हैं, बी है। तो अगर इसके लिए अपन रेट लिखना चाहे तो रेट लिखेंगे, रेट या जो रेट प्रोपोर्शनल होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए और बी, ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉफी, इसको प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कॉफी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे के। तो ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। इसको अपन ने क्या नाम दिया है, रेट लॉ। ठीक है सर, तो ये के क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट, या इसी को स्पेसिफिक रेट लॉ भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो अब इसको दोबारा पढ़ेंगे ना, ये देख के तब पता लगेगा। देखो क्या लिखा है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच रिएक्शन रेट इज गिवन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये जो इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। विथ ईच टर्म्स रेज टू सम पावर, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन की कुछ पावर रेज होगी, विच में और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो मैंने यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है, जबकि आपने तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक मास सेक्शन लो पढ़ते हैं अपन, वहां तो अपन ये पढ़ते आते हैं कि कोई भी जो रेट होती है, किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है, और जो कोफिशिएंट होता है ये वाला वो पावर में चला जाता है। पर यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। मतलब ये एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है, ये वाई बी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपको आगे बताएंगे कि ये कब इक्वल होगा और कब नहीं होगा। लेकिन अब तक अपन ये समझ रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन दे रखी है और उसके लिए कोई रेट दे रखा है किस तरीके से, आर इज टू के, ए की पावर सम और बी की पावर सम की फॉर्म में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट लो। जहां पे जो के होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, या फिर उसको दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेट लो। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज जरूर दिमाग में आएगी कि एक्स ए के बराबर क्यों नहीं है, यहाँ पे ए क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पे बी क्यों नहीं रखा गया, जबकि हमने तो 11th क्लास में ही पढ़ा था कि यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी आएगा। तो ये एक्स कब ए के बराबर होगा, ये वाई कब बी के बराबर होगा, और एक्चुअली में इस एक्स और इस वाई का क्या मीन है यहाँ पे इस रेट लो के अंदर, उसकी बात अपन आगे करेंगे, वो भी बताएंगे आपको आगे। और देखो क्या है, अब देखिए जो के था उसके कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। के मतलब जो रेट कांस्टेंट है उसके क्या कैरेक्टर है, हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो अपने को भी पता लग रहा है, यहां से अगर के इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगी। तो पहला कैरेक्टर तो क्या हो गया कि अगर अपन
के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा लिखा है ए पर्टिकुलर रिएक्शन एज ए डिफिनिट वैल्यू ऑफ के एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी जो के होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी अगर किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के की वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी क्या होगी, डिफिनिट होगी। तीसरा लिखा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा। यानी के केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, इसके अलावा कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। लिखा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी रिएक्शन करवाई, उसमें रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन ली है, अब मैं अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं, कम करूंगा तो भी के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि के सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड वाला भी, कि जो टेम्परेचर के जो है ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और क्या लिखा, इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, ये जो के है इसकी जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब देखो मैं वापस पीछे वाले पे जाऊंगा, अगर ये देखिए अपन ने जो ये एक्स और वाई लिखा है ना, इसी को अपन आगे जाके ऑर्डर बताने वाले हैं कि ये क्या होती है, किसी रिएक्शन की ऑर्डर होती है। ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस के की यूनिट निकलेगी। भाई अगर मैं के की यूनिट निकालूंगा तो यहाँ से के की यूनिट क्या आएगी बताओ, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो अगर मेरे को के की यूनिट निकालनी है तो मुझे पता है कि इसकी और इसकी यूनिट पता होनी चाहिए मेरे को। तो इसकी तो यूनिट पता है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, और ये दोनों कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की भी यूनिट पता है। लेकिन अब ये एक्स और वाई का अगर अपने को पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप क्या नहीं निकाल सकते, के की यूनिट नहीं निकाल सकते। तो के की यूनिट निकालने के लिए अपने को पहले ये एक्स और वाई डिफाइन करना पड़ेगा। और एक्स और वाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसकी बात अपन आगे करेंगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए काफी है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपन ने इस जो लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, रेट लो कंप्लीट कर लिया, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। तो इसको स्टार्टिंग से देखे आप, कोई विशेष कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक में ही अपन इसको इस चैप्टर में मान सकते हैं। तो आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपने पिछला लेक्चर जो अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर्स के खत्म करे हैं 7 लेक्चर्स में, वो भी देखना चाहते हैं तो रामसर बायोलॉजी के नाम से चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे अपनी सारी वीडियोस आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह की। तो इस तरीके से इसके बाद में आप ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, या इसके अलावा हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।